इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बेरोजगारी बम की दिन पर दिन डरावनी होती आवाज। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक देश में हर जगह इन दिनों बेरोजगारी का बम बड़े डरावने अंदाज में टिक 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 कर रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में युवा बेरोजगार लगातार नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया में रोजगार दो कैंपेन चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। आखिर यह सब हो भी क्यों ना, जब आज़ादी के बाद से देश में इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो। हालांकि आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन अगर कई किस्म के आंकड़ों का एक साझा निष्कर्ष निकालें तो इस समय देश में करीब 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। करीब 20% वर्कफोर्स के पास किसी तरह का कोई काम नहीं है। काफी टाल मटोल के बाद अब तो केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि लॉकडाउन के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 21% तक चली गई थी। हालांकि उसके मुताबिक अब यह घटकर 12% के आसपास आ गई है, लेकिन तमाम स्वतंत्र एजेंसियों का मानना है कि भारत में बेरोजगारी की दर इस समय 20% के आसपास है। बेरोजगारी का दंश सबसे ज्यादा 20 से 30 साल के बीच के युवा भुगत रहे हैं। पिछले 8 महीनों में लाखों युवा अपने वाहनों और फ्लैटों की EMI भुगतान के मामले में डिफॉल्ट हो गए हैं। यूं तो बेरोजगारी शहरों और गांवों दोनों जगहों में है, लेकिन शहरों में इस समय गांवों से काफी ज्यादा बेरोजगारी है। अगर सिर्फ शहरों का आंकड़ा निकालें तो 34.7% युवाओं के पास कोई काम नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की दर 35.9% तक घट गई है। यूं तो कई क्षेत्रों में लॉकडाउन के बाद रिकवरी हो रही है, लेकिन अभी करीब 1 दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूरी तरह से सन्नाटा है। मसलन हॉस्पिटैलिटी, होटल, ट्रैवल, टूरिज्म और थिएटर जैसे क्षेत्र अभी भी दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पा रहे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन इस बेरोजगारी के लिए नासूर साबित हुआ है। आमतौर पर शहरी अर्थव्यवस्था में कामगारों की मौजूदगी हमेशा 12% तक रहती है, लेकिन जून 2020 से अभी तक शहरी अर्थव्यवस्था में कामगारों की संख्या 7% से ऊपर नहीं बढ़ सकी। मतलब साफ है कि शहरों में काम नहीं है और गांवों से शहर तक आने के लिए तमाम मजदूरों के पास खर्चा तक नहीं है। इतनी भयानक बेरोजगारी के लिए आखिर पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बेरोजगारी के लिए काफी हद तक सरकारें ही जिम्मेदार हैं, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्य की सरकारें हों। क्योंकि चुनाव के दौरान ये राजनीतिक पार्टियां भले रोजगार के प्रति बड़ी संवेदनशीलता दिखाती हों, बड़े बड़े दावे करती हों, लेकिन हकीकत यही है कि एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद तमाम सरकारों के लिए रोजगार प्राथमिकता में नहीं रहता। जबकि अब चुनाव के दौरान मतदाता रोजगार पर काफी ज्यादा जोर देते हैं,
साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 25% युवाओं ने रोजगार को सबसे बड़ा और जरूरी मुद्दा माना था। उसमें भी उत्तर भारत में रोजगार को जरूरी मुद्दा मानने वाले करीब 35% युवा थे। मध्य भारत में इनकी तादाद करीब 29% थी, तो शेष भारत में ये करीब 16% थे। चुनाव के बाद जो भी सरकार बने, सबसे ज्यादा रोजगार पर ध्यान दे, इन युवाओं का यही मकसद था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2019 में चुनाव के दौरान जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजन करने की बात करती थी, वहीं अभी तक 20 लाख रोजगार भी पिछले 2 सालों में नहीं पैदा हो सके। हालांकि इसमें अकेले सरकार दोषी नहीं है, कुछ परिस्थितियों का भी योगदान है और इसमें किसी हद तक हमारे घर परिवार का और हमारे समाज का भी एक योगदान है। लॉकडाउन के दौरान करीब 6 महीनों के लिए सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गईं और इस दौरान कारोबार भी लगभग शून्य रहा, जिस कारण जीडीपी -23% तक नीचे चला गया। ऐसे में ये स्थितियां होनी ही थी। लेकिन एक और बड़ा कारण है जिस पर कभी कोई राजनीतिक दल बात नहीं करता। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में बेरोजगारी का हाहाकार है, लेकिन ठीक इसी समय यह भी सच है कि भारत में कुशल श्रमिकों का जबरदस्त अभाव है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की बात करें तो भारत में 5 लोगों में सिर्फ 1 व्यक्ति ही कुशल श्रमिक है। वह भी कुशलता के किस पैमाने पर खरा उतरता है यह तय नहीं है। मतलब भारत में जितने कुशल श्रमिक चाहिए, उस जरूरत में से सिर्फ 21% ही उपलब्ध हैं। इस मामले में हमारी स्थिति श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल से भी गई गुजरी है। नेपाल और श्रीलंका में जहां 40% कुशल श्रमिक हैं, पाकिस्तान में 27%, बांग्लादेश में 25%, तो हमारे वहां महज 21% कुशल श्रमिक हैं। हमसे अगर इस मामले में कोई मुकाबला कर रहा है तो वह भूटान है, जहां सिर्फ 15% कुशल श्रमिक हैं। जबकि दुनिया के जो देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं, जहां 96 से लेकर 99.99% तक श्रमिक कुशल हैं। जापान में सबसे ज़्यादा 99.99% कुशल श्रमिक हैं। सवाल है, हमारे देश में श्रमिक इतने अकुशल क्यों हैं? क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? नहीं, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां बड़े पैमाने पर कुशलता विकसित करने के लिए ITI जैसे संस्थान हैं। 3000 से ज़्यादा ITI संस्थान तथा इसी तरह के दूसरे संस्थानों को मिला दें तो इनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा बनती है। लेकिन ये तमाम इंस्टीट्यूट आखिर कर क्या रहे हैं? हैरानी की बात तो यह है कि मौजूदा केंद्र सरकार पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा जिस एक चीज़ का शोर मचाया है वह कुशलता है। अगर हम सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करें तो लगेगा कि जैसे हम इन 7 सालों में कुशलता की महाशक्ति बन चुके हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मासिक पत्रिका न्यूज इंडिया समाचार.pib के मुताबिक इस समय देश में हर साल 1 करोड़ युवाओं को विभिन्न तरह की कुशलताओं से प्रशिक्षित किया जा रहा है। मतलब यह कि अगले 5 सालों में 5 करोड़ लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित यानी स्किल्ड हो जाएंगे। सरकार ने 2015 में एक दावा यह भी किया था कि साल 2022 तक करीब 40 करोड़ लोग कुशलता का प्रशिक्षण पा चुके होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ये तमाम आंकड़े महज कागजों में ही चमत्कार दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि financial express
.opinion में 19 मार्च 2019 को छपी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में सही मायनों में सिर्फ 4.69% कामगार ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कामगार हैं, जबकि भारत से करीब 5 गुना ज़्यादा चीन में, करीब 10 गुना ज़्यादा अमेरिका में, करीब 12 गुना ज़्यादा ब्रिटेन में, 15 गुना ज़्यादा जर्मनी में, 16 गुना ज़्यादा जापान में और करीब 19 गुना ज़्यादा दक्षिण कोरिया में कुशल कामगारों की मौजूदगी है। इसका साफ मतलब यह है कि कुशलता के नाम पर हमारे यहाँ सिर्फ खेल हो रहा है। यह खेल तमाम संस्थान सरकार से ठेका लेकर कुशलता का सर्टिफिकेट बनाकर बांटने में दिखा रही हैं। लेकिन इसके असली जिम्मेदार वे युवा और उनके घरवाले भी हैं, जो बिना कुशलता हासिल किए ही इस तरह के सर्टिफिकेट लेकर सोच रहे हैं कि कुशल हो गए। हमारे यहाँ बेरोजगारी में जितना योगदान सरकारों का है, उससे थोड़ा कम ही योगदान हमारे बेईमानी और कामचोरी जैसे चरित्र का भी है। हमारे यहाँ हर साल लाखों लाख इंजीनियर, लाखों लाख अर्धकुशल तकनीशियन तैयार होते हैं, लेकिन वे सही मायनों में कुशल ही नहीं होते, वे किसी काम के नहीं होते। यही कारण है कि चीन के मुकाबले हम उतने ही श्रमिकों से 260% कम उत्पादन करते हैं। साथ ही क्वालिटी के मामले में भी हमारा उत्पादन चीन से कमज़ोर होता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी का एक बड़ा कारण सरकारी नौकरी की चाह भी है। 10 में से सिर्फ एक युवा ही ऐसा मिलेगा जो प्राइवेट नौकरी की चाह रखता हो। देश में हर साल तमाम तरह की सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियों के लिए करीब 1500 परीक्षाएं होती हैं। अलग अलग राज्यों और केंद्र के लिए इन परीक्षाओं में करीब 6 करोड़ युवा हिस्सेदारी करते हैं, जबकि उन सबको पता है कि महज 12 से 14 लाख नौकरियां ही अधिकतम होती हैं। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में कैसे युवाओं को सरकारी नौकरियों में लिया जा सकता है, क्योंकि 56 करोड़ की वर्कफोर्स हमारे यहाँ है और अगर केंद्र की सभी नौकरियों के साथ देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न किस्म के सार्वजनिक उपक्रमों के सारे कर्मचारियों को गिने तो भी वो 2.5 करोड़ से कम ही निकलेंगे। ऐसे में सबको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।